हेलो हेलो अरपो करपो सरपो दरपोनी आवाज आनी में परपो दरपो करपो सरपो बंद करने में ये टॉपिक डाल देना। कर दिया? चालू है? हाँ सर आओ सर, अरे सर आओ। कौन सा तंत्र है बेटा? श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र आपका समाप्त हुआ। अब क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? श्वसन तंत्र। क्या है श्वसन तंत्र? ये नहीं है श्वसन तंत्र, ये ब्रीदिंग है बेटा। ये क्या है? ब्रीदिंग। क्या है ये? ब्रीदिंग। ठीक है ना। श्वसन तंत्र क्या है ये अभी देखते हैं। चलो देखो बेटा, इधर ध्यान देंगे। देखो बेटा, ये ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन नोज से होते हुए कहां से जाएगी? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के छेद। कहां जाएगी बेटा? फेरिंग्स। कहां जाएगी? क्योंकि ये वायु और भोजन के लिए क्या है? वायु एवं भोजन का क्या है बेटा? ये उभयनिष्ठ मार्ग। बोलो है कि नहीं? फेरिंग से कहां जाएगी बेटा? लैरिंग्स। कहां जाएगी? लैरिंग से कहां जाएगी बेटा? कहां जाएगी? ट्रैकिया से कहां जाएगी बेटा? कहां जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? बोलो ना। लंग्स में जाएगी कि नहीं जाएगी? लंग्स के बाद में कहां जाएगी बेटा? लंग्स के में जाएगी बाद में ब्लड में। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? लंग्स में पहले एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई से कहां जाएगी? कहां जाएगी बेटा? ब्लड में। कहां जाएगी? ब्लड में। ब्लड से कहां जाएगी बेटा? सेल में। हार्ट में? अरे हाँ, हार्ट में वार्ट में जाके लास्ट में कहां पहुंचेगी? सेल के पास पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? और सेल में क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो आ रही है। ये कौन आ रही है? कौन आ रही है?
कौन आ रही है? ये ऑक्सीजन आ गई कि नहीं आ गई? जल गया बेटा ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से। क्या बनाया? 6 CO2, 6 H2O और 38। इन एटीपी की सहायता से ऊर्जा बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो ना। ये CO2 वापस सेल से होते हुए, कहां से होते हुए कहां जाएगी? ब्लड से कहां जाएगी? लंग से कहां जाएगी? कौन है ये? कौन है ये? कहां जाएगी? फिर कहां जाएगी? फिर कहां जाएगी? और फिर कहां जाएगी? बाहर वातावरण में जाएगी कि नहीं जाएगी? कौन जाएगी? बोलो ना। ये जो ऊपर ऊपर का काम है फेफड़ों तक, अब क्लास पूरी हो गई है, बच्चे आ गए, तो देखो इन बच्चों के आने के बाद में कोई नहीं आता। कहां बैठोगे बच्चों? बैठाओ भाई। ऊपर बिठा दे। आवाज नहीं बेटा, चांटे चांटे मारूंगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? ज्यादा गुलगुली हो रही है क्या तेरे? कौन सा था बताओ बेटा, सारी गुलगुलियां मिटा दूंगा मैं। बैठ गए? एक बार बैठ गए, थोड़े से एडजस्ट करके बैठ जाओ। और देखो वैसे भी सर्दियां आ रही हैं तो गिच पिच से अब कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? देखो ये 5-6 चोरियां बैठ गई हैं, चाह रहे हैं क्या? क्या कह रहा है? किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो एक कुर्सी पड़ी है, इस पर बैठ जाना, कोई एक जना। दिक्कत आ रही है देख लेना बेटा, है ना? देयर इज वन चेयर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो ये यहां तक है कि नहीं, फेफड़ों तक? ये फेफड़ों तक गया और बाहर निकला। ये तो बार बार वाला सिस्टम है, और इसको बोलते हैं अपन बाह्य श्वसन। कौन सा श्वसन? ये ऊपर ऊपर का कौन सा श्वसन है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये बेटा। कौन सा? कौन सा रेस्पिरेशन है? खेल असली यहां होता है। खेल असली कहां होता है बेटा? ऑक्सीजन की जरूरत तो यही है ना। तो ब्लड से कहां गया? कोशिका में, और ये कोशिका में ये बुड़म भाड़ा, ये सारा का सारा दुड़ुम बुड़ुम हुआ है कि नहीं हुआ? ये किस में आता है बेटा? यहां से यहां तक का तो क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सटर्नल। और ये क्या हो गया? बोलो ना। ये कौन सा हो गया बेटा? कौन सा श्वसन? ठीक है ना? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? देखो थोड़े से यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? अंत्य श्वसन, है ना? या फिर निश्वसन, या फिर इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और अब उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन या बहिश्वसन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, निश्वसन, उच्छ्वसन। निश्वसन का दूसरा नाम है क्या? अंत्य श्वसन, अंत्य श्वसन, बहिश्वसन, उच्छ्वसन। तेल लगाने जाने तो हिंदी को। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं। सांस लेना और छोड़ना, मतलब ये वाली तो है बाबा रामदेव वाली, और ये है असली श्वसन, आंतरिक श्वसन। इसी का दूसरा नाम रख दूं क्या? जो अंदर हो रहा है खेल, खेल तो असली बेटा अंदर वाला ही होता है कि नहीं होता? है ना? बार बार तो ये दिखता है बस। भाई बाबा रामदेव वाला खेल तो खाली दिख रहा है ना,
अंदर जो हो रहा है वो किसी को दिखता नहीं है, बोलो ना। तो यही असली खेल है बेटा, ये असली खेल है कि नहीं? इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा श्वसन? कौन सा श्वसन है बेटा ये? या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? कौन सा रेस्पिरेशन? समझ में आया कि नहीं आया? लिख दो, बड़ा कर दूं? नहीं करूंगा बड़ा, क्योंकि बेटा आपने सुना होगा बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बेटा गधे आ जाएंगे, चुप हो जाओ। हाँ, जब आंख कमजोर है तो पापा से बोल चश्मा लगवाओ। बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम, इन दोनों से मिलके बनी बेटा कौन? बोलो। मैनेजमेंट नहीं हुई क्या? हिसारडेल। ठीक है, बीकानेरी। सेंटी हो रहा है क्या? शेरनी, शेर, शेर है ये दोनों, बीकानेरी शेर। हंसमुख बच्चे हैं पर ये दोनों, बुरा नहीं मानते मेरी बातों का। नहीं मानते ना बेटा? वैसे मान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया क्या? क्या कर दूं? ऊपर तो मैं कर दूंगा, पहले नीचे का तो लिख ले। ले बेटा, अब दिख रहा है तुझे? ले। हटू क्या? ले भाई, तू ऊपर कर दूं?
आज पूरा खत्म करना है श्वसन तंत्र, थोड़ा जल्दी लिखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम चीज को समझते नहीं हो, चीज की गहराई को समझो आप। चलें? हालांकि छोरी जल्दी लिख ले नेहा। चलें क्या? चलो बेटा शाबाश, आ जाओ। अब देखो हेडिंग डालो श्वसन की क्रियाविधि। हेडिंग डालेंगे बेटा श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहले अपन समझेंगे बेटा क्या, इंस्पिरेशन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, निश्वसन, या क्या बोल सकते हैं बेटा, अंत्य श्वसन। कुल मिला के सांस अंदर खींचना। क्या अंदर खींचना? सांस अंदर खींचना। अब सुनेंगे पेन नीचे रख दो, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। सारे इधर मन तन धन सब लगाएंगे। धन तुमने लगा दिया है ना, तन लगा के बैठे ही हो, मन और लगा लो, बस यही सफलता है। बाल बड़े हो गए तेरे, मस्त लग रहा है। हाँ बन जाएगी, पेपर के बाद बनाना। क्या कह रहे थे बेटा अपन, तन मन और सुनो बेटा, अब सुनेंगे। अपन देख रहे हैं कि सांस कैसे अंदर जा, हवा कैसे अंदर गई साहब फेफड़ों के। मुझे एक बात बताओ बेटा, कि तुमने ध्यान से सुनना, कि तुमने, वो तेरा दोस्त कहाँ गया जीतू, जितेंद्र कहाँ गया, घर चला गया। चलो बेटा क्या कह रहे थे अपन, कि सांस, तुम मुझे ये बताओ, फेफड़ों में सांस अंदर गई तब फेफड़े फूले। सुनना, फेफड़ों में सांस अंदर गई तब फेफड़े फूले, या पहले फेफड़े फूले इसलिए सांस अंदर आई? दो चीजें बेटा, कि सांस अंदर गई इसलिए फेफड़े फूले, या पहले फेफड़े फूले इसलिए सांस अंदर आई। ऑप्शन ए, कि सांस अंदर गई इसलिए फेफड़े फूले। ऑप्शन बी, पहले फेफड़े फूले इसलिए सांस अंदर आई। ए वाले कौन कौन है मेरे अलावा? भाई अपना, और भाई अपना, भाई अपना, भाई अपना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी वाले कौन कौन है? कहा हो तुम लीचड़ी हो, एक एक लीचड़ी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है, हैं? कहा है तू छोरी? वेरी गुड। सुनो बेटा, आंसर जाएगा बी, कि पहले फेफड़े फूले इसलिए सांस अंदर आई। ऐसा नहीं कि सांस अंदर गई इसलिए फेफड़े फूले, नहीं, पहले फेफड़े फूले इसलिए सांस अंदर। तो हम अब फेफड़ों को फुलाएंगे। अरे तुम खुद बताओ, बोतल जब फूलेगी, पिचकी हुई बोतल फूलेगी, तो अपने आप हवा अंदर नहीं आएगी क्या उस जगह को भरने के लिए? ढक्कन बंद कर दो, फुला के दिखा दो, बोलो। बोतल फूलेगी तो हवा अपने आप अंदर आएगी, तो फेफड़े फुला दो, हवा अपने आप अंदर बुला लो। फेफड़े फुला लो, हवा अपने आप अंदर बुला लो। सुनिएगा, तो फेफड़े फुलाने के लिए हमारे पास बेटा दो प्रकार की पेशियां हैं। कितने प्रकार की पेशियां हैं बेटा? पहली पेशी है, कौन सी है? डायफ्राम।
दूसरी है बेटा इंटरकोस्टल मसल। दूसरी कौन सी है? हिंदी में बोलते हैं अंतरा परशुक पेशी। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? अंतरा परशुक पेशी, इंटरकोस्टल मसल। और ये कौन है? डायफ्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले तो मैं डायफ्राम, ये दो प्रकार की होती है। इंटरकोस्टल मसल कितने प्रकार की होती है? एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आंतरिक अंतरापरशुक पेशी, और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरशुक पेशी। ठीक है ना? पहले बात करते हैं डायफ्राम की। क्या बात करते हैं बेटा? डायफ्राम। फेफड़ों को फुला दूं, हवा अपने आप अंदर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अब हम दोनों पेशियों की सहायता से फेफड़ों को फुलाएंगे। फुलाएंगे भाई, फुलाएंगे। ये अभी ऐसे होता है। आजकल मैं देखो पेन रखने लग गया हूं जेब में ये भी खो जाएगा साला एक आध दिन में। अच्छा लगता है ना ऐसे कि मास्टर टाइप एकदम बढ़िया, है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे हमारे एक बॉस हैं, मैं सिरोही में नौकरी करता था, तो वो बड़े मुझे जलील करते थे, क्या काय के डॉक्टर हो तुम, तुम्हारे एक पेन तो रहता नहीं है। हम गौशाला में साथ में साइन करने और वेरिफिकेशन करने जाते थे, तो मैं हमेशा उनसे लाओ बॉस पेन देना। तो मैं कम से कम 4-5 बार उनके साथ गया, हर बार उन्होंने जलील किया। मेरी दिक्कत क्या है, मैं पेन रखता हूं तो सबसे पहले तो ढक्कन खोता है मेरे से। मेरी आदत है बिना ढक्कन के लिखने की। मैं ढक्कन हटा देता हूं फिर लिखता हूं। हटा दिया मतलब खो गया। ढक्कन खोने के बाद जेब में रख नहीं सकते, कपड़ों को गंदा करेगा। जेब में रख नहीं सकते तो वो खोएगा, तो फिर पेन भी खो जाता है। तो फिर राधे राधे हो जाती है। बोलो बेटा होती कि नहीं होती? चलो ये पेन की बात थी। अब आ जाओ बेटा किस पे? अंतःशोथन में। तो डायफ्राम ऐसे पाया जाता है। कैसे? ये है ऐसे गुम्बदाकार। कैसे बेटा? गुम्बदाकार। इसी जगह पे होता है यूं। ये देखो, ये जैसे जैसे पेशी चल रही है ना, इनके नीचे यूं इस जगह पे कौन होगा? एक पतली झिल्ली होगी मसल की। पतली, इतनी भी पतली नहीं होती है, पर ऐसे इस तरीके से पूरी यूं फैली हुई क्या होगी? एक डायफ्राम की। इसमें नेट चलेगा नहीं, मेरे से नहीं चला देता अभी। ठीक है? नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा मेरे से। बाहर में जाने तो इधर। अरे ऐसे ही समझा रहा हूं ना यार। ये झिल्ली है, ये डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। बोलो है कि नहीं? क्लियर है? अब इसके अंदर संकुचन करा दो। क्या करा दो? जैसे ही, अभी तो ये नॉर्मल तो ऐसे, अब इसके अंदर जैसे ही संकुचन होगा ये फ्लैट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो गुम्बदाकार से क्या हो गया? फ्लैट। पहले गुम्बदाकार था, डोम शेप था, गुम्बद के आकार का था, अभी क्या हो गया? तो जैसे ये गुम्बदाकार से फ्लैट हुआ, अंदर का आयतन बढ़ा या घटा? भाई पहले ऐसे है, अब ऐसे हो गया, जगह नहीं बढ़ी क्या? तो अंदर का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब आ जाओ इस पे। किस पे? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है बेटा पसलियों के बीच में। पसली है ना, क्या है बेटा? ये पसलियां। पसलियों के बीच में पेशी होती है, मसल होती है ना? इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अंतरा परसुक, परसुक मतलब पसली, अंतरा मतलब बीच में। पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशी क्या कहलाती है? अंतरा परसुक पेशी या फिर इंटरकोस्टल मसल। ये भी दो होती हैं पेशियां। कितनी होती हैं? बाहर वाली को क्या बोल देंगे? बाहर वाली को क्या बोल देंगे? अंदर वाली को क्या बोल देंगे? बोल दिया कि नहीं बोल दिया? अभी अपने काम आएगी कौन सी? एक्सटर्नल। कौन सी काम आएगी? क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, भाई अंतरा परसुक पेशी। बोलो ना। ये आंतरिक है, ये अभी कौन सी काम आएगी? जैसे ही बाह्य अंतरापरसुक पेशियों के अंदर संकुचन होगा, पसलियों के बीच में है कि नहीं? जैसे ही बाह्य अंतरापरसुक पेशियों के बीच के अंदर संकुचन होगा, तो हमारा जो है स्टर्नम है। क्या है बेटा? स्टर्नम। दूसरा नाम ब्रीस्ट नहीं, ब्रेस्ट बोन। कौन सा बोन है बेटा? ब्रेस्ट बोन। ये क्वेश्चन आया 2022 के अंदर, है ना, कि ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं? अरे बोलो। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए लाइव के अंदर, वही है, पता नहीं क्या रहा। और ये कराए हुआ ना, देखी थी क्लास, वही यहाँ चश्मा लगा के। तो सारे क्वेश्चन पता नहीं वहीं से छांट छांट के आए क्या कह रहा है बेटा? चश्मा अच्छा था कि नहीं था ये बता, है ना? मस्त चश्मा था।
मैंने चश्मा हटवा दिया। ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना, नजर लग जाती है। अब तो कुछ नहीं है, अब तो मैंने चश्मे की जगह पेट भी बाहर निकाल लिया है मेरा। तब स्लिम ट्रिम, तब बालक था मैं बेटा, 21 साल का। 21 का नहीं था क्या? 25 साल का। 25 का था यार, अभी 28 साल का ही तो हुआ हूँ, 25 का ही था तब मैं। 35 का हूँ मैं, अम्बे खोपड़ी फोड़ दूंगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। हाँ, तो मेरे से बड़े भी आते हैं मेरे, अभी तुम तो चलो सारे नए नए, ऊपर बैच में जाना, वो पुराना जो नया बैच आ रहा है, सब मेरे से बड़े आएंगे अभी, 35 साल के आएंगे हैं। हम है कहते कि अभी पैदा है क्या आया हूँ, कल ही तो पैदा हुआ हूँ, कल था। चलो बेटा, तो पढ़े अब। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या फिर बाह्य अंतरापरशु पेशी के अंदर क्या होगा? संकुचन। और ये ब्रेस्ट बोन है ना, स्टर्नम, ये ऐसे जाएगी, देखना ये अभी ऐसे है ना, कैसे जाएगी? ऐसे। कैसे है अभी? यूं है कि नहीं, बाहर और ऊपर। कैसे जा रही है? बाहर और ऊपर, है ना। जब ये जाएगी तो पसलियों को नहीं जाना पड़ेगा क्या? तो क्या होता है देखो, यूं जाएगी, यूं यूं गति होती है। चेस्ट की कैसे गति होती है? यूं, बाहर और ऊपर, है ना। देखना, फील करना, छाती देखो मेरी। उल्टा टांग दूंगा, दोबारा बोला तो बीच में, समझ रहा है? कैसे टांग दूंगा? नेक दे तारीफ क्या कर दी तू, मेरे सिर पे चढ़ के बैठ गया। अब मुझे पता है कैसे होता है, मुझे सब करना आता है, पर तेरी दिक्कत हो जाएगी, अभी मैंने कुछ भी कर दिया तो तेरे। तो बेटा अभी चेस्ट ऐसे है कि नहीं? अरे बोलो, देखना बाहर और ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? बाहर और ऊपर आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो ये किसकी वजह से हुआ बेटा? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर संकुचन होगा तो स्टर्नम बाहर और ऊपर, मतलब इसको बोलेंगे अपन अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर और ऊपर की तरफ गया है कि नहीं गया? तो बताओ अंदर का आयतन बढ़ेगा या घटेगा? तो बेटा एक ध्यान रखना मेरी बात, कि फेफड़ों में कोई पेशी नहीं होती। फेफड़े हमारे शरीर के एकमात्र ऐसे अंग हैं जिनके अंदर कोई मसल ही नहीं है, कोई मसल नहीं है। जब मसल नहीं है तो खुद फूल और पिचक सकते हैं क्या? अरे खुद बड़े और छोटे हो सकते हैं क्या? चला ले फोन। खुद संकुचन और शिथिलन कर सकते हैं क्या? खुद अपने आकार को बड़ा और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना बेटा, है ना। तो इनको अगर फुलाना है और पिचकाना है तो आसपास की संरचनाओं को फुलाना और पिचकाना पड़ेगा। इस पूरे केज को बोलते हैं थोरेसिक केज। इस केज को क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज, या फिर क्या बोलेंगे? वक्ष गुहा नहीं, वक्षीय कटघरा, वक्षीय पिंजरा, थोरेसिक केज। क्लियर है? इसके अंदर फेफड़े होते हैं कि नहीं होते? और फेफड़े चारों तरफ से देखो, नीचे तो डायफ्राम, इधर रिब्स, बीच में स्टर्नम, पीछे रिब्स, फिर वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर से ट्रैकिया वाला एरिया, चारों तरफ से बंद हो गए कि नहीं हो गए? केज बन गया कि नहीं बन गया? घोंसला बन गया कि नहीं बन गया? उसके अंदर क्या है? फेफड़े। तो ये जैसे ही थोरेसिक केज का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे ही थोरेसिक केज का आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन कम होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो बेटा मैंने क्या किया? डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया? इसके अंदर संकुचन हुआ तो डोम शेप से फ्लैट हो गया, तो अंदर का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर जब संकुचन हुआ तो क्या हुआ? जो स्टर्नम में बाहर और ऊपर की तरफ गया तो अंदर का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फेफड़ों का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फेफड़ों के अंदर बहुत बड़ा आयतन हो गया कि नहीं हो गया? और हवा कम पड़ गई कि नहीं पड़ गई? अंदर जगह ज्यादा है, हवा, बोलो बाबा, अंदर जगह ज्यादा है और हवा कम है। मतलब अंदर का वायुमंडलीय दाब या वातावरणीय दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब से कम है, क्योंकि अंदर वायु कम है। तो अंदर का वातावरणीय दाब बाहर के वातावरणीय दाब से क्या हो गया? फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि अंदर जगह ज्यादा है, हवा कम है। और
वायु का, हवा का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो अधिक दाब से कम दाब की तरफ चलती है। इसीलिए तो गर्मियों में आंधी आती है और रेगिस्तान में और ज्यादा आंधी आती है, क्योंकि धूप भयंकर आती है कि नहीं आती। धूप के कारण हवा में जो मॉइस्चर है, समझ रहे हो, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां आंधी ज्यादा आती है। तो मारवाड़ में ज्यादा गर्मी है कि नहीं, तो धूप आई, धूप से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, हवा का नमी खत्म हो जाएगी, हवा हल्की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हवा हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। इस वायुमंडलीय दाब को बराबर करने के लिए जहां वायुमंडलीय दाब ज्यादा है वहां से तेजी से हवा आएगी कि नहीं आएगी, इसी को आंधी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, आंधी कहते हैं। ऐसे अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो वायु बाहर से अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो। ये कंडीशन है। अंदर हवा है कि नहीं, अब बाहर हवा है, अंदर का वायुमंडलीय दाब अब बाहर के वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है या कम है। अरे बेटा हवा भरी हुई है, अब पहले कम था, हवा भर ली, अब बहुत ज्यादा हवा है कि नहीं। और बाहर, बाहर का वायुमंडलीय दाब अंदर के वायुमंडलीय दाब से अभी तो ठीक है, एक बार के लिए तो बराबर हो गया जब ये फूला हुआ है, लेकिन जैसे ये पेशी क्या है बेटा, अभी तो संकुचित है कि नहीं, ये रिलैक्स होगी, क्या होगी, और ये वाली पेशी भी क्या होंगी, जैसे ही ये रिलैक्स होंगी अपनी जगह पे आएंगी तो अंदर जगह कम, वायु ज्यादा, अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से ज्यादा, तो तुरंत हवा अंदर से बाहर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलो। इसको अपन वही श्वसन बोल देते कि नहीं बोल देते। तो ऊर्जा कहां लगी, अंदर ले जाने में या बाहर निकालने में, बोलो। अरे गधों और गधों की बहनों, मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। एटीपी चाहिए होती है पेशियों के संकुचन में, ना कि शिथिलन में। तो संकुचन, ये संकुचन हुआ है, ये संकुचन हुआ है, तो इस दौरान तो एटीपी चाहिए कि अब रिलैक्स हो रहे हैं, तो रिलैक्स हो रहे हैं तो अपनी जगह पे जा रही है ना पेशी यार। इस टाइम एटीपी थोड़ी चाहिए, जगह पे जा रही है, जगह कम हो गई, हवा ज्यादा हो गई तो हवा कहाँ आ गई, बाहर आ गई। तो बही श्वसन में कोई ऊर्जा की आवश्यकता इसमें है, बोला है कि नहीं, यहाँ है और यहाँ, बोलो बेटा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है मेरी बात। तो एटीपी की आवश्यकता कहाँ हो, अरे बोल दी बात, आ गया मजा। किस में एटीपी चाहिए, अंत्य श्वसन में, बही श्वसन में नहीं चाहिए। सक्रिय क्रिया कौन सी है और निष्क्रिय क्रिया कौन सी है, तो सक्रिय क्या होती है जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। सर थोड़े से केज में होल कर दिया जाए, होल की स्पेलिंग सही लिखना बेटा, आगे से HOLE, होल हो जाए तो, नहीं हंसने की बात नहीं है, देखो गलती सुधारने का काम मेरा ही है यहाँ पर तुम्हारी। होल हो जाए तो लंग्स भी फूलेंगे ना, नहीं फूलेंगे, लंग्स नहीं फूलेंगे ना, हाँ सही लिखा है। देखो बेटा यहाँ अगर मान लो छेद हो जाए किसी के, फेफड़ों में नहीं हुआ, इसके अंदर ही छेद हो गया, तो बताओ अंदर पूरा केज बन पाएगा क्या, केज नहीं बन पाएगा ना, केज नहीं बन पाएगा तब तक मसल काम नहीं करेंगे, तो थोड़ी दिक्कत आएगी सांस लेने। भले फेफड़ों में छेद नहीं हुआ, थोड़े से कैविटी में छेद हो जाए तो फिर सांस लेने में क्या आएगी बेटा, दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगी, जरूरी नहीं है बंद हो, लेकिन दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरा केज चाहिए सांस लेने और छेड़ने के लिए, पूरा केज बंद होना चाहिए। क्लियर है बेटा, अरे बोलो। तभी तो चेस्ट में गोली लगने से कम ही बच पाता है आदमी, कम चांस होते हैं यहाँ पे गोली लग जाए तो, है ना। पैर में लग जा, पेट में लग जा तो सब ठीक है, सब ऑपरेशन से संभाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ, हाँ फोन कहाँ गया मेरा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो लिखो बेटा, अंत्य श्वसन, यह एक श्वसन की क्रिया विधि में लिखेंगे बेटा, अंत्य श्वसन के अंदर लिखो यह एक यह एक सक्रिय क्रिया विधि है जिसमें, यह एक सक्रिय क्रिया विधि है जिसमें एटीपी की आवश्यकता, यह एक सक्रिय क्रिया विधि है जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है।
यह एक सक्रिय क्रियाविधि है जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। अगला पॉइंट, इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं। इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं। इसमें कितने प्रकार की पेशियां? दो प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं। एक नंबर पे लिखो डायफ्राम। इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं। एक नंबर पे लिखो डायफ्राम। बेटा समझ में तो आ गया जो भी समझाया है? नहीं आया तो बता देना। इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग होती हैं। एक नंबर पे लिखो डायफ्राम। एक नंबर पे लिखेंगे क्या? डायफ्राम। दो नंबर पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल लिखना है खाली, है ना बेटा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरसुक पेशी। इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती हैं। पहला डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरसुक पेशी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरसुक पेशी। अगला पॉइंट, जब इन दोनों पेशियों में संकुचन होता है, जब इन दोनों पेशियों में संकुचन होता है जब इन दोनों पेशियों में संकुचन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब इन दोनों पेशियों में संकुचन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब इन दोनों पेशियों में संकुचन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस दौरान डायफ्राम गुंबदाकार, इंग्लिश में लिखना डोम शेप। इस दौरान डायफ्राम गुंबदाकार, इंग्लिश में लिखो डोम शेप से, इस दौरान डायफ्राम गुंबदाकार से चपटा हो जाता है। इस दौरान डायफ्राम गुंबदाकार से चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन के कारण 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 स्टर्नम बाहर तथा ऊपर की तरफ जाता है। संकुचन के कारण स्टर्नम बाहर तथा ऊपर की तरफ जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन के कारण स्टर्नम बाहर तथा ऊपर की तरफ जाता है। इन दोनों ही पेशियों में संकुचन के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इन दोनों ही पेशियों में संकुचन के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इन दोनों ही पेशियों में संकुचन के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़ों के अंदर का वायु दाब
तथा फेफड़ों के अंदर का वायु दाब तथा फेफड़ों के अंदर का वायु दाब बाह्य वातावरण के वायु दाब से तथा फेफड़ों के अंदर का वायु दाब बाह्य वातावरण के वायु दाब से क्या हो जाता है, कम या ज्यादा? फेफड़ों के अंदर का वायु दाब बाह्य वातावरण के वायु दाब से कम हो जाता है, कम हो जाता है। तथा वायु बाहर से फेफड़ों में तथा वायु बाहर से फेफड़ों में खींची चली जाती है तथा वायु बाहर से फेफड़ों में खींची चली जाती है तथा वायु बाहर से फेफड़ों में खींची चली जाती है। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तथा वायु बाहर से फेफड़ों में खींची चली जाती है, जिसे अंतः श्वसन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अंतः श्वसन कहा जाता है। अगला लिखो बेटा, बाह्य श्वसन। क्या लिखोगे? बाह्य श्वसन। कैसी है बेटा, सक्रिय है या निष्क्रिय है? बोलो ना, निष्क्रिय है ना। लिखो यह गुलगुली होती है क्या? लिखो बेटा, यह एक निष्क्रिय क्रियाविधि है। यह एक निष्क्रिय क्रियाविधि है। यह एक निष्क्रिय क्रियाविधि है, अर्थात एटीपी की आवश्यकता। यह एक निष्क्रिय क्रियाविधि है, अर्थात एटीपी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। यह एक निष्क्रिय क्रियाविधि है, अर्थात एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, इस दौरान डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी में इस दौरान डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी में इस दौरान डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी में क्या होता है? शिथिलन होता है। डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी में शिथिलन होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन इस दौरान डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी में शिथिलन होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? कम हो जाता है। जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों का वायु दाब बाह्य वातावरण के वायु दाब से क्या हो जाएगा? तथा फेफड़ों का वायु दाब बाह्य वातावरणीय वायु दाब से अधिक हो जाता है तथा फेफड़ों का वायु दाब बाह्य वातावरणीय वायु दाब से अधिक हो जाता है एवं तथा फेफड़ों का वायु दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब से बाह्य वातावरणीय दाब से अधिक हो जाता है तथा अंदर से वायु बाहर आ जाती है तथा अंदर से वायु बाहर आ जाती है।
तथा अंदर से वायु कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। अब ये बताओ समय किस में ज्यादा लग रहा है, अंत श्वसन में या बाह्य श्वसन में? समय समय मुझे तो बाहर छोड़ने में लगा। भैया तुरंत खींच रही है ना, ये आराम, शिथिलन आराम से होगा या संकुचन आराम से होगा? शिथिलन आराम से होता है, तो बहिः श्वसन में टाइम ज्यादा लगता है। नोट डाल के लिखो, बहिः श्वसन में समय अधिक लगता है, बहिः श्वसन में समय अधिक लगता है। गाँव वालों, बहिः श्वसन में समय अधिक लगता है, जागते रहो। बहिः श्वसन में समय अधिक लगता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो। और तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए साहब, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में तो संकुचन से काम हमारे समझ में आ गया, और छोरे डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन और शिथिलन से तो हमें काम समझ में आ गया। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, समझे? कौन सी? इंटरनल मसल क्या करती है? तो बेटा जब अपन दौड़ते हैं, क्या करते हैं? जब अपन दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो सांसें तेज तेज चलने लग जाती हैं। तो आपने महसूस किया होगा, ले भी जोर लगा के रहे सांस और छोड़ भी जोर लगा के रहे, करते कि नहीं करते? दोनों टाइम पे मसल काम कर रही है भाई। अभी नॉर्मल बैठे तब तो आराम से छोड़ रहे, ले थोड़ा जोर लगा के रहे। समझ में आ रहा है? नहीं महसूस कर पा रहे? करो महसूस। भाई छोड़ तो आराम से ही रहे ना, थोड़ा सा जोर किस में लग रहा है? खींचने में। अरे बोलो। लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो ले भी जोर लगा कर रहे हैं और छोड़ भी जोर लगा कर रहे हैं, जैसे तेजी से काम हो। तो उस टाइम पे सांस को छोड़ते टाइम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है? संकुचन होता है, जिससे क्या हो जाता है? क्या होता है बेटा? टाइम कम लगेगा और बड़े प्रेशर के साथ में सांस को छोड़ा जाता है। नोट डालो, व्यायाम के समय, नोट डाल के लिखेंगे बेटा। क्या हो गया बेटा लाला, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है, इसको नींद आ रही है आज, फिर साथी को। गजब ही है तू यार। तू ये बता, इतने दिन आया क्यों नहीं था? इतने दिन आया क्यों नहीं था तू? ये तो कह रहा था रूम पे पड़ा है। चुनाव दे? अरे तू चुनाव में गया था ड्यूटी देने, कौन जीत रहा है? तो हनुमान जी जीत रहे, पक्की बात है, देख लिए हैं? चल कब आ रहा है रिजल्ट, कब आ रहा है? किसको? आज कितनी तारीख है? 20 है, 23 को आ रहा है। चलो मजा आएगा फिर से एक बार, देखते किसकी किस्मत जागती है। चलो बेटा लिखो, व्यायाम के समय, लड़कियां कह रही पता नहीं क्या बात चल रही है हमारी, तो कुछ समझ में नहीं है। बेटा चुनाव होते हैं इस देश में, पता है? देख छोरी को, नेहा को पता है, बुरा मान, नेहा को पता है, बुरा मान गई। बेटा मैं अधिकतर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तेरी थोड़ी कर रहा हूँ, तो गुस्सा हो गई तू तो। वेरी गुड बेटा, सबको पता है? पता है क्या छोरी उपचुनाव हुए? अब तो बोलेंगी। चलो लिखो, व्यायाम के समय, व्यायाम के समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, व्यायाम के समय। सर अगर दौड़ते समय जल्दी सांस फूलने लगे तो उसका कारण क्या है? कमजोरी। फेफड़े कमजोर है? जल्दी सांस फूल रही है मतलब क्या? फेफड़े कमजोर है, शरीर में वजन ज्यादा है, ये कारण है। और तो क्या है बेटा? फेफड़े मजबूत होंगे तो कम सांस लेने में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? अरे एक तो कोई सिगरेट पी के दौड़ रहा है, जो सिगरेट पीता है सुबह शाम, कोई जो बढ़िया सिगरेट पीता है, 2-4 भी सिगरेट पी रहा है डेली की, वो एक बार दौड़ के देख लेना बेटा, पार्क में जाके बगल में एक बार 2 चक्कर काटना, शाम को पता लग जाएगी असलियत तुम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। ठीक है? दारू इतना गंदा नशा नहीं है जितना गंदा नशा क्या है?
वैसे नशा सब गन्ने हैं, लेकिन सिगरेट और ज्यादा है। देखो इसमें क्या है, ये ऐसे मान लो कि धीरे धीरे तोड़ता है और बहुत गंदा तोड़ता है, और फेफड़ों में रिकवरी संभव नहीं है, खराब कर देता है फेफड़ों को बुरी तरह से, है ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये इससे क्या है, एल्यूलाई फटती जाती है, एल्यूलाई के अंदर कार्बन जम जाता है, तो उनकी गैसों के आदान प्रदान की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फट गई तो भी कम, कार्बन जम गया तो भी कम। ठीक है, कैंसर होता है वो तो अलग ही है, सांस भी ढंग से, ऑक्सीजन भी ढंग से बॉडी के अंदर नहीं पहुंचती, जल्दी बुढ़ापा आता है, स्किन भी खराब होती है, ऑर्गन भी खराब होते हैं, फेफड़े तो हो ही रहे हैं, दूसरे ऑर्गन भी खराब होते हैं, और धीरे धीरे आदमी का सत्यानाश कर देती है ना। कोई आदमी अगर 10-10 सिगरेट 5 साल भी पी लेता है, मैं मानता हूं कि उसकी कम से कम 15 साल आयु कम हो गई। और ये तुम्हारी जो फालतू की बात है कि भाई क्या पता कि रोड पे निकलते टाइम सिगरेट नहीं पी रहे थे और जाके किसी में भिड़ गए और मर गए, ये सब फालतू की बातें होती है, वो तो किसी को ही नहीं पता कब कौन मर जाए, लेकिन अपने हाथ में जो है वो तो अपन कर सकते हैं ना, क्यों शरीर खराब करें। अरे बोलो, क्योंकि अपनी जिंदगी केवल अपनी नहीं है बेटा, अपने आसपास के बहुत लोगों की है, माता पिता की है, कल को बच्चे हो जाएंगे उनकी है, बीवी की है, भाई बहन की है, भाई बहुतों की जिंदगी है ना, तो फिर क्यों ये फिर इसकी तरफ क्यों देख रहा है तो इतनी देर से, अकेले में समझा देना यार। उसको शर्म आ रही है, ये उस पर यूं किए जा रहा है, देख ले सर क्या कह रहे हैं, सोच ले। तो बेटा व्यायाम के समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सक्रिय होकर दाब के साथ वायु बाहर धकेलती हैं। व्यायाम के समय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सक्रिय होकर दाब के साथ वायु बाहर धकेलती हैं। दाब के साथ वायु को बाहर धकेलती हैं, कहां धकेलती हैं, दाब के साथ वायु को बाहर धकेलती हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अब लिखो, समझ में आ गया ये मैकेनिज्म है। हेडिंग डालो, अलग अलग जानवरों में श्वसन के प्रकार। अलग अलग जानवरों में श्वसन के प्रकार। अलग अलग जानवरों में श्वसन के प्रकार। इधर ध्यान देंगे बेटा, 3 प्रकार की रेस्पिरेशन है। कितने प्रकार की, अरे बोलो ना, मर गए क्या। कितने प्रकार की रेस्पिरेशन है बेटा, 3 प्रकार की। पहली है थोरेसिक रेस्पिरेशन, इधर देखेंगे कोई नहीं लिखेगा। पहली कौन सी है, थोरेसिक रेस्पिरेशन। दूसरी है बेटा एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, कौन सी, अरे बोलो। और तीसरी कौन सी है, थोरेको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। बोलो है कि नहीं, बोलो। इसको हिंदी में बोल देंगे वक्षीय श्वसन। कौन सी श्वसन है बेटा, वक्षीय श्वसन। ये है उदरीय श्वसन। कौन सी श्वसन, उदरीय श्वसन। और ये है बेटा वक्षीय उदरीय श्वसन। देखो होता क्या, मैंने अभी आपको जो समझाया है वो वक्षीय श्वसन समझाया है। किसकी क्रिया विधि समझी, हाथ डाले बेटा। किसकी क्रिया विधि समझी हमने, थोरेसिक की। ठीक है, और ये होती है कुत्ते में, मनुष्य में, बिल्ली में, इनके अंदर। क्लियर है बेटा। अरे बोलो, इतना सा देख लो, मैंने थोरेक्स की मसल में काम किया था नहीं किया था अभी भाई। वक्ष की डायफ्राम है और वक्ष की एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये काम कर रही है और इसकी वजह श्वसन हो रहा है, तो कौन सी श्वसन है। सेम काम एब्डोमेन की मसल कर रही है, तो कौन सी श्वसन है। और सेम काम थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों की मिलके कर रही है, तो कौन सा है। आप एक भैंस को देखना, सांस लेते टाइम उसका पेट ही हिलता रहता है। पीछे वाले एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी वाले एरिया में क्या होती रहती है उसकी गति। तो उसका काम कौन कर रहा है, कौन सी मसल काम कर रही है फेफड़ों को फुलाने और पिचकाने में, एब्डोमेन की। यहाँ केवल थोरेक्स की, यहाँ दोनों की। बोलो ना मीना सर जी, ये व्यायाम में एक्सटर्नल बताया है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। हाँ, व्यायाम में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेगी, ठीक है ना। व्यायाम जब होगा ना, एक्सरसाइज जब आप करोगे, तेज तेज सांस लेते हो, तो सांस छोड़ने में कौन सी काम करने लग जाती है, इंटरनल। क्योंकि छोड़ते टाइम तो अभी कोई काम नहीं कर रही थी ना, ये तेजी से धकेलेगी वायु को बाहर। तो बेटा देखो अब कौन सी रेस्पिरेशन है, वक्षीय रेस्पिरेशन। तो इसमें कौन सी कार्य करती है, वक्षीय पेशियां
कार्य करती हैं? अरे कौन सी पेशियां? इसमें बेटा कौन सी पेशियां कार्य करती हैं? उदरीय पेशियां कार्य करती हैं। बोलो करती हैं ना? कौन सी पेशियां? इसमें बेटा वक्षीय एवं उदरीय दोनों प्रकार की पेशियां कार्य करती हैं ना? बोलो। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेन कि कौन सी श्वसन किसके अंदर पाई जाती है। तो बेटा वक्षीय श्वसन किसके अंदर पाई जाती है? कुत्ता मानव, कुत्ता मानव, कुत्ता मानव, बिल्ली, शेर, चीता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? पिग भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। बोलो ना। इसके अंदर कौन आ जाएगा बेटा? रूमिनेंट्स। कौन आ जाएगा? रूमिनेंट्स। कौन कौन आ जाएगा? कैटल, बफेलो, सीप, गोट, कैमल। यही सिलेबस में। अब नील गाय वील गाय सिलेबस में थोड़ी है तुम्हारे। क्लियर है बेटा? अपने जंगली जानवर भी सिलेबस में नहीं, ध्यान रखना। बिल्ली तक है सिलेबस में, बस पेट एनिमल के अंदर आता है, इसलिए जंगली जानवर भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वाइल्ड एनिमल हमें पढ़ने होते हैं डिग्री में, तुम नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हें यहाँ भी नहीं दिए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसके अंदर कौन आ जाएगा? घोड़ा गधा। अपना भाई घोड़ा और गधा। लिखो बेटा। तू यार हैरी पॉटर जैसा लगता है ना? ये इंडिया का सा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कहीं विदेश से उठ के आया है। क्या कह रही है बेटा? ये ज्यादा उदम करती है, नेहा के बगल वाली वो ज्यादा उदम करती है ना। तो क्या नाम है तेरा? कोमल। कोमल नाम की छोरियां वैसे ही उद्यमी रहती हैं, उद्यमी ज्यादा। ये तीन छोरियां बहुत उद्यमी है, आज पीछे बैठ गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा उद्यमी ये है, साइड साइड वाली, इधर वाली कोहराम मचा के रखती है। छोरा एक भी उद्यमी नहीं है, सब बोले वाले बेचारे। हाथी मेरा साथी, अपने जीवन चल रहा है, ठीक है। छोरियां ज्यादा उद्यमी हो गई हैं आजकल भाई। उल्टा हो गया। छोरे चुपचाप बेचारे आगे बढ़ के चले जाते हैं, उदम छोरियां देती है। बेटा क्या कह रही कोमल? बेटा तेरे से ही नहीं कह रहा, मैं सारी छोरियों से कह रहा हूँ, तू क्यों बुरा मान? वो समय स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है ना चीजें बेटा। मेरी क्लास में बोलती हैं छोरियां, मेरी क्लास में लड़के नहीं बोलते, बाकी क्लास में लड़के बोलते हैं लौंडो। हाँ तो मैंने तो बोल दिया ना भाई, नहीं भाई ने बोला नहीं बोलने का मतलब नहीं बोलने का, लौंडे मानते हैं बात। बोल दे कौन है? कौन है रे? दे दी बेटा। कितने जने रहते हो तुम एक कमरे में? कल कोई दूसरा लेने आया था चाबी, आज तू ले जा रहा है। करते क्या हो तुम रूम में? लिखो बेटा फटाफट। क्या बेटा? फाउल का यार उसमें एब्डोमिनल ही है मेरे हिसाब से। फाउल का एग्जाम्पल कहीं दिखता नहीं है इनमें। पता करेंगे ना, कोई क्वेश्चन आता है वैसे फाउल पे, पता कर लेंगे उसका भी।
लिख लिया क्या? चलो भाई, वैसे फाउल में एयर सैक के द्वारा होती है तो पता होगा, एयर सैक पढ़े होंगे आपने एनाटॉमी के अंदर, है ना? तो उसमें कई टाइप के एयर सैक होते हैं, तो उसमें इस कैटेगरी में उसको नहीं रखेंगे, उसकी कैटेगरी अलग ही है। जैसे एब्डोमिनल एयर सैक भी होता है, थोरेसिक भी होता है, क्लेविकुलर भी होता है, कॉडल भी होता है, तो कई टाइप के एयर सैक होते हैं, तो वो उसमें पर्टिकुलर इन टाइप में नहीं आएगा वो, है ना बेटा? उसका अलग ही है, उसका अलग तरीके से ऐसे ध्यान रखो कि भाई वो रेस्पिरेशन कौन करवा रहे हैं, एयर सैक करवा रहे हैं, और जो एयर सैक के टाइप है वही उसकी ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का टाइप हो गया। क्लियर बेटा? इस कैटेगरी में उसको कहीं नहीं रखा जा सकता, है ना? इसलिए इसमें अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो, तो ये क्या हो गया बेटा? रेस्पिरेशन का टाइप हो गया। अब लिखो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब लिखेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन। क्या लिखेंगे बेटा? कृत्रिम श्वसन। क्या होती है कृत्रिम श्वसन, बताओ? देखो, कुछ नहीं है, कोविड में अपने को कृत्रिम श्वसन का महत्व तो समझ में आया था। क्या हो रहा था? फेफड़े खराब हो रहे थे, तो इसमें दो तीन चीजें आएंगी। देखो, एक तो सुन लो एक बार बेटा, अरे सुनो, एक तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। जैसे कोई डूब रहा है पानी के अंदर, है ना, या किसी को करंट लग गया, कोई भी शॉक लग गया, तो हम क्या करते हैं भाई? सांस रुकने को हो रही है तो एक तो सीपीआर देते हैं। क्या देते हैं? सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। इसके अंदर क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, दोनों को प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस कहां करना चाहिए, लेफ्ट या राइट? वैसे तो लेफ्ट करना चाहिए, गाय कोई पड़ी हुई है तो पलटने का टाइम नहीं है, तो आप राइट पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट पे करोगे तो हार्ट पे भी प्रेशर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? ऐसे ये शेप बनानी होती है बेटा हाथों की, इससे क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा और पर्टिकुलर जगह पर लगेगा। अपन ऐसे दबाएंगे तो अलग अलग जगह प्रेशर लग रहा है ना? अलग अलग जगह नहीं लगाना, एक जगह लगाना है। तो हाथों को कैसे फोल्ड करेंगे? इस तरीके से। और इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा? हाथों को दोनों को एक साथ क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है, जिससे क्या है कि लंग्स और हार्ट के अंदर क्या सेंसेशन पहुंचे, और वापस से वो क्या करना चालू कर दे, अपना अपना काम करना चालू कर दे। हार्ट पंप कर रहा है लगातार, तो वो धड़कना चालू कर दे। और फेफड़े हैं, फेफड़े में भी क्या होना लग जाए बेटा? शीतलन संकुचन होना, मतलब फूलना और पिचकना क्या हो जाए? सम्मिलित, वो चालू हो जाए वापस से। तो इसलिए क्या दी जाती है बेटा? सीपीआर दी जाती है। मैं जब बीएसएफ का इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू तक दिया था, सिलेक्शन उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं क्यों, वो मेरे समझ में भी नहीं आया क्यों नहीं हुआ था। सारे क्वेश्चन बताए थे इंटरव्यू के अंदर भी, तो मेरे से ऊंट ज्यादा पूछा था उन्होंने। वो देखते ही, वो ऑल इंडिया की वैकेंसी 35 सीट आई थी। खैर मैं जनरल से था, तो जनरल की 5 ही बच्चे लिए थे उसमें, तो हो सकता है इसलिए नहीं लिया हो। रिटर्न में भी मेरी उसमें 7वीं रैंक थी होने को। तो उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चन पूछा मेरे से कि आप ऊंट में, ऊंट ही ऊंट पे चल रहा है उनका, वो राजस्थान देखते ही फिर ऊंट पे आ जाते हैं, ये तो ऊंटों पे बैठते हैं, ऊंटों से ही लटकते हैं, है ना, ऊंटों की गर्दन पे ही सो जाते हैं ये, है ना, इनका प्यार ही ऊंट है, इनका जीवन ही ऊंट है, इन्होंने ऊंट के अलावा कुछ देखा ही नहीं, पानी तो इनके जीवन में है ही नहीं, ऐसे लगता है बाहर वालों को। हाँ, वो अभी कई जो राजस्थान नहीं आए बाहर वाले, वो ऐसे समझते हैं कि राजस्थान पूरा सूखा, पानी नहीं है वहां। कोई बोले कि सबसे कम पानी कहां, तो वो बोल देंगे राजस्थान में। पर उनको बताया जाए कि एक पर्टिकुलर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, पूरे राजस्थान में पानी की कमी नहीं है ना? राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल का राज्य है, और बहुत सारे कल्चर है, इतने ज्यादा कल्चर और किसी राज्य में भी नहीं है। आप गुजरात में जाओगे तो एक ही भाषा मिलेगी, गुजराती। हरियाणा में जाओगे तो एक ही भाषा मिलेगी, हरियाणवी। पंजाब में जाओगे पंजाबी, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी। अपने यहाँ आते ही कम से कम 20 लैंग्वेज है, भाषाओं का टॉपिक है अलग से एक जीके के अंदर, है कि नहीं? कल्चर में भाषाएं पढ़ते हैं कि यहाँ ये ढूंढाड़ी चल रही है, यहाँ ये ब्रज चल रही है, यहाँ ये मारवाड़ी चल रही है। मारवाड़ी में भी मारवाड़ी है, मारवाड़ी भी 15 मारवाड़ी कम से। बीकानेर वाले अलग मारवाड़ी बोल रहे हैं, जोधपुर वाले अलग मारवाड़ी बोल रहे हैं। मैं बीकानेर रहा था, हम अलग ही बोलते थे, ये जोधपुर वाले, अब मेरे ससुराल वालों को मेरे समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। मारवाड़ी भी अलग मारवाड़ी है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये अलग अलग टाइप की क्या है बेटा? भाषा है बेटा, मारवाड़ी पे रहेगी, अलग अलग टाइप की क्या है अपने यहाँ पे भाषा। तो कुल मिला के फिर उन्होंने ऊंट ही ऊंट पूछा मेरे से, दे ऊंट दे ऊंट दे ऊंट। तो ऊंट में पूछा, ऊंट में सीपीआर कैसे दोगे? मैं मजे मतले में चाटे चाटे मारूंगा यार, फालतू की बात कर।
ऊंट में सीपीआर कैसे देंगे? मैं ऐसे ही देंगे, और कैसे? ऊंट कोई ऊपर से उतर के थोड़ी है, दम ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब मैं क्या बोलूं उनको? मैं सर तरीका तो यही है, ऐसे ही देंगे अपन उस पे लेफ्ट साइड के अंदर। बस हेल्प के लिए मैं अपना कोई पैरावेट भी अपने साथ में बुला लूंगा, जिससे ज्यादा प्रेशर लगाया जा सके। यही तो बोलेंगे और तो क्या है? ऊंट बड़ा है इसीलिए तो कह रहा है कैसे देंगे, उसने ऊंट देखा ही नहीं होगा कभी। इस चक्कर में वो ऊंट को ऐसे समझते जान क्या है ये। तो बताओ कैसे देंगे? तुमने दी होगी ना डिग्री बीकानेर से, मैं खूब दिए साहब, ऐसे ही देंगे और कैसे देंगे? समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो बेटा कैसे देंगे? ऐसे ही देंगे, ठीक है ना? ये हो गई सीपीआर। तो सीपीआर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जैसे कोई डूब रहा है, करंट लग गया, तो अपन बेटा एकदम फोर्सफुली एयर देते कि नहीं देते फेफड़ों के अंदर, जिससे वापस से इसके चालू हो जाए चीजें, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बेटा कोविड के अंदर ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही, दे रही थे कि नहीं दे रहे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से अपन मास्क पहना के क्या दे रहे थे बेटा? ऑक्सीजन दे रहे थे। वो किसके अंदर आ जाएगा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर। जब आदमी बिल्कुल मरने को ही होता है, जैसे भाई गया है, तो अब तो कोई भी जानवर हो, आज जानवरों में तो ये चीज नहीं करते, लेकिन इंसानों में क्या करते हैं बेटा? एंडोट्रैकियल ट्यूब, अपन बोलते हैं ना कि कहां पहुंच गया है? वेंटिलेटर पे। कहां पहुंच गया? वेंटिलेटर पे पहुंच गया। तो वेंटिलेटर की बचने की संभावना है 0 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट मान लो। लगभग वेंटिलेटर पे जाने के बाद में इंसान फिर जाता ही है। उसके अंदर सीधा एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है ट्रैकिया के अंदर। मतलब सांसें आ ही नहीं रही, तो सीधी अपन कहां? फेफड़ों के अंदर ही हवा दे रहे हैं, ट्रैकिया के अंदर डाल के ट्यूब को। उसको बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। तभी तो बोलते हैं वेंटिलेटर पे गया तो गया। वेंटिलेटर से आने की संभावना वापस लौट के बहुत ना के बराबर होती है, ऐसे अपन कह सकते हैं। अरे बोलो। तो ये फिर ये सब किस में आ गए बेटा? ये भी तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। अरे बोलो ना। तो लिखेंगे, लिखेंगे कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से श्वसन में सहायता करना। पहला क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर? सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन, ये सीपीआर है बेटा, है ना? सीपीआर के अलावा क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। इसके अलावा क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से देते नहीं देते? वेंटिलेटर भी लिख सकते हो। ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। चले बेटा, अरे चले क्या? सीपीआर में एक लाइन भी लिख सकते हो, दोनों हाथों से वक्ष गुहा को दबाना। लिख दो एक लाइन, दोनों हाथों से वक्ष गुहा को दबाना। दोनों हाथों से वक्ष गुहा को दबाना। दोनों हाथों से वक्ष गुहा को क्या करना बेटा? दबाना। ठीक है ना? अब लिखो श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं।
श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। हाँ चला ले, कोई दिक्कत नहीं, चला ले, कोई दिक्कत नहीं, कर दे, फोन भी कर ले, यहीं गूगल चला ले, यूट्यूब चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? राधे श्याम है ना तेरा नाम? तो मनीष, राम प्यारी है, मनीष है क्या? कहाँ से है बेटा तू? कहाँ का है? मुझे पूछा था ना तो मैंने तेरे से, नाम की दिक्कत है यार, मैं भूल जाता हूँ। पानी है, पानी पानी हो रही है, बताओ, पानी पिला दो। है बेटा, जूस का जमाना चल रहा है, तू पानी पीने के। चलो बेटा, क्या है? श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं। इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? आयतन। आयतन को क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। पहला होता है टीवी। क्या होता है? टीवी का पूरा नाम है बेटा टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, या फिर इसको अपन बोलते हैं हिंदी में ज्वारीय आयतन। कौन सा आयतन? कौन सा आयतन? अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाबा रामदेव बनना पड़ेगा बेटा। क्या बनना पड़ेगा? कमर सीधी। हाँ, थोड़ी देर के लिए क्या बनेंगे बेटा अपन? शांत बैठ जाओ, महसूस करो अपनी सांसों को। जोर नहीं लगाना है, जो चल रहा है नॉर्मल वही चलने देना है। किया महसूस? बोलो। तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं और नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, पता भी नहीं चलता ना अपने को। भाई नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, पता चलता है क्या अपने को? नहीं चलता ना। तो जितना आयतन नॉर्मल बैठे बैठे, खड़े खड़े या आराम से सोते सोते, जितना आयतन सांस का हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, ये हो गया कौन बेटा? टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है बेटा दूसरा IRV। देखो, पहले आयतन समझेंगे, आयतनों को जोड़ जोड़ के क्षमताएं बनाएंगे। अर्ज किया है, पहले आयतन समझेंगे, फिर आयतनों को जोड़ जोड़ के क्षमताएं बनाएंगे। दूसरा आता है बेटा IRV। कौन आता है? तीसरा आता है बेटा ERV। कौन आता है? ERV। IRV का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है मतलब? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना? या फिर इसको बोलेंगे अपन हिंदी में अंतः श्वसनीय आरक्षित आयतन। क्या बोलेंगे? अंतः श्वसनीय आरक्षित आयतन बोलेंगे ना। ERV का मतलब क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी में बाह्य श्वसनीय आरक्षित आयतन। पहले बात करेंगे IRV की। सीधे बैठो सारे। नॉर्मल ज्वारीय आयतन लो, टाइडल वॉल्यूम ले लिया, छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो। जोर नहीं लगाना है, ज्वारीय आयतन जितना है ना, फिर ले लो। ज्वारीय आयतन ले चुके हो? ले चुके हो ना? फेफड़ों में ज्वारीय आयतन भरा हुआ है ना। अब जोर लगा के जितनी सांस तुम अंदर भर सको ज्वारीय आयतन के बाद। सांस बेटा नाक से लेनी है। ले ली? अरे बोलो। ओ लीचड़, मतलब इशारों में बात कर रहा है। तो बेटा क्या समझ में आया? ज्वारीय आयतन अंदर लेने के पश्चात पूरे जोर लगा के बल के साथ में जितनी सांस का आयतन आप वायु को आयतन फेफड़ों में अंदर भर सकते हो, वह आयतन IRV कहलाता है। क्या कहलाता है? IRV। वापस लो, पहले ज्वारीय आयतन लो, ले लिया, अब जोर लगा के सांस को महसूस करना। बहुत सारी वायु अपन ने अंदर ले ली कि नहीं ले ली? बहुत सारी वायु अंदर ले ली कि नहीं ले ली?
इसको क्या बोलते हैं बेटा? IRV। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स हो जाओ। हो गए रिलैक्स? ज्वारी आयतन लो, ज्वारी आयतन छोड़ो, ज्वारी आयतन लो, ज्वारी आयतन छोड़ो। छोड़ दिया? अब जोर लगा के कितनी सांस बाहर निकाल सकते हो? आत्मा मारा गई। ऐसी आंखें लाल हो गई, इसकी मर जाए। बेटा सिगरेट पीती है क्या तू? सिगरेट वालों को इस एक्टिविटी में दिक्कत आ सकती है भाई, तो ना करें, अपनी रिस्क पर करें। दोबारा करेंगे। चुप। ज्वारी आयतन अंदर लो। ओए लीचड़, ज्वारी आयतन छोड़ो, अंदर लो। ज्वारी आयतन छोड़ो। ज्वारी आयतन बाहर निकालने के बाद जोर से महसूस करो। अरे कम निकला है, निकला तो है। ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब कितना प्रैक्टिकल मास्टर है देख लो तुम्हारा। तो बेटा ये क्या है? ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक आता है बेटा RV। क्या आता है? RV को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन। कौन सा आयतन? अरे कौन सा आयतन? मुंह फाड़ ले तू पहले। चलो फिर आ जाओ। ज्वारी आयतन ले लो, ज्वारी आयतन छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो। पूरे जोर लगा के, जितनी जोर लगा सको सांस बाहर निकाल दो। निकाल दी? इसके बाद भी 1200 ml फेफड़ों में है। इसके बाद भी 1200 ml फेफड़ों में है, जो कभी फेफड़ों से बाहर नहीं आती। कितने भी जोर लगा लेना, चाकू से काट देना, पर ये फेफड़ों से बाहर नहीं आएगी। तो ऐसा आयतन जो सदैव कहाँ रहता है? मीना सगुन, यह खेल शारीरिक जोखिम से भरा है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें। तो फिर बोलने लग गया बेटा मीना सगुन, ब्लॉक होना है क्या? है दोबारा तूने खुलवा लिया, पता नहीं किससे खुलवा लिया। अब की बार ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा कि खोलने वालों की भी हिम्मत नहीं होगी तुझे अनब्लॉक कर दें, है ना बेटा? तो मैं पहले बोल दिया, कमेंट केवल काम की आनी चाहिए, नहीं तुम्हारी सबकी कमेंट बंद करवा दूंगा। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। उस दिन इसी पे तुम्हारे बैच में तो करवाए थे ब्लॉक मैंने। हाँ तो मैं फिर बेटा दोबारा कर दूंगा। यही करवाया था ना बेटा? वापस तेरी कमेंट नहीं दिख जाए मेरी क्लास में, ध्यान रखना, नहीं ब्लॉक हो जाएगा। अब से तेरी मीना सगुन, क्या नाम था, जीतू और पूजा, पूजा के तो नहीं आते अब। हाँ तुम बेटा मेरी क्लास में कमेंट नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। तो क्या समझ में आया बेटा? चारों आयतन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? है ना? जो नॉर्मल ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सुन ले ओए, जो नॉर्मल ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो ज्वारी आयतन। नॉर्मल ज्वारी आयतन अंदर लेने के पश्चात जो बलपूर्वक वायु फेफड़ों के अंदर भरी जाती है जोर लगा के, IRV। नॉर्मल टीवी टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद में जोर लगा के जो वायु बाहर निकाली जाती है उसे ERV। पूरे जोर लगा के वायु बाहर निकाल दो, फिर भी जो वायु फेफड़ों के अंदर बची वो RV। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो बेटा टीवी। सबसे पहले आयतन हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? आयतन। आयतन के अंदर लिखो एक नंबर पे ज्वारी आयतन। एक नंबर पे लिखो ज्वारी आयतन, ज्वारीय आयतन। एक नंबर पे लिखो ज्वारीय आयतन। कौन सा आयतन? ज्वारीय आयतन। लिखो सामान्य ब्रीदिंग के दौरान, ब्रीदिंग बाबा रामदेव जो कराता है वो क्या है? ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन कहां होती है? कोशिका के अंदर। सामान्य ब्रीदिंग के दौरान लिया गया या छोड़ा गया सामान्य ब्रीदिंग के दौरान लिया गया या छोड़ा गया वायु का आयतन, सामान्य ब्रीदिंग के दौरान लिया गया या छोड़ा गया वायु का आयतन टीवी कहलाता है। सामान्य
ब्रीदिंग के दौरान लिया गया या छोड़ा गया वायु का आयतन क्या कहलाता है? टीवी कहलाता है। देखो टीवी टीवी याद रखने हैं आपको। मनुष्य में टीवी कितना होता है बेटा? 500 ml। कितना लेते हैं और छोड़ते हैं अपन? मतलब कितना लीटर हो गया? आधा लीटर। कैटल में बेटा कितना है ये? 4 लीटर। गाय कितना लेती है और छोड़ती है? 4 लीटर, है ना। कभी गाय के सामने जब वो चारा खा रही है उसके सामने खड़ा हो जाना, और जब वो सांस छोड़े, लगे कभी हाथों पे? काम किया होगा भैंसों का तो लगे होंगे। सांस छोड़ती कभी चारा आता है फिर निकल के उसके मुंह पे चिपका रहता है ना, वो नाक भी आ जाती है उसकी। वो है तो कर नहीं सकती, तो सांस के साथ में क्या आ जाती है बेटा? मैं सारे काम भैंसों में सानी करनी आती है तुम्हें? सानी क्या होती है? क्या बोलते हैं यहाँ सानी को? हमारे यहाँ सानी बोलते हैं सारी चीजों को मिला के सानी बोलते हैं। जयपुर में भी सानी बोलते हैं। हाँ तो मुझे आती है, बहुत मजा आता है जब वो दलिये के अंदर हाथ जाते हैं ना, गिले 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 हैं ना। बाटा कहते हो ना तुम, चारा बाटा, बाटा कहते हो उसको। केटल में 4 लीटर और घोड़ा अनुमान लगाओ कितना होगा? 7.5 लीटर। क्यों? क्योंकि घोड़े का काम क्या है? दौड़ना। तो सांस ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी? लिखो। आवाज नहीं। बात मत करे छोरी, मान जा। 1 घंटे से पता नहीं क्या बात है तुम्हारी, साथ में ही तुम रहती हो फिर भी तुम्हें बातें करनी होती हैं आगे। 0.5 लीटर हो गया ना बेटा मनुष्य में? हैं? देख नहीं मान रही बेटा, कहने के बाद नहीं मान रही मतलब मेरी बेइज्जती कर रही है तो। हैं? बता, अच्छी बात है क्या ये? समझ में आ गया ये? लिख लिया? अब लिखो बेटा IRV। अब लिखो बेटा IRV, पूरा नाम लिखो। IRV पूरा नाम लिखेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिख लिया क्या? लिखेंगे बेटा टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित, टीवी के बाद, टीवी मतलब बेटा टाइडल वॉल्यूम, टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन। टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन। टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन। टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन। टीवी के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन IRV कहलाता है। IRV कहलाता है। क्या कहलाता है? IRV कहलाता है। अब लिखो बेटा ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या लिखोगे बेटा? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बाह्य श्वसनीय आरक्षित आयतन। क्या लिखोगे बेटा? ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
लिखो, टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक बाहर निकाले जाने वाला वायु का आयतन। टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन। टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन, एक ही बात है। टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन क्या कहलाता है? ईआरबी कहलाता है। टीवी बाहर निकालने के बाद बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जाने वाला वायु का आयतन क्या कहलाता है बेटा? ईआरबी कहलाता है। अब लिखो आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषीय आयतन। अवशेषीय आयतन कौन सा आयतन? अवशेषीय आयतन। लिखो बलपूर्वक, लिखो बलपूर्वक, अवशेषीय आयतन में लिखेंगे बलपूर्वक वायु बहिर्श्वसित करने के पश्चात, बलपूर्वक वायु बहिर्श्वसित करने के पश्चात, बलपूर्वक वायु बहिर्श्वसित करने के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का आयतन। फेफड़ों में शेष वायु का आयतन बलपूर्वक वायु बहिर्श्वसित करने के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु का आयतन। अगली लाइन से लिखेंगे, इसे किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसे किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसे किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये क्या हो गए बेटा आपके आयतन। अब पढ़ेंगे अपन क्षमताएं। हेडिंग डालो, श्वसनीय क्षमताएं। श्वसनीय क्षमताएं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। देखो आयतन बड़े प्रेम से समझ में आ जाते हैं। आयतन समझना इतना टफ बात नहीं है। दिक्कत किस में आती है बेटा? क्षमताओं में। किस में आती है? क्षमताओं में। क्षमताएं पढ़ेंगे अपन 5 प्रकार की। 2 तो कौन सी हो गई? आईसी और ईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तीसरी होगी बेटा अपनी वाइटल कैपेसिटी। कौन सी होगी? वाइटल कैपेसिटी। चौथी होगी बेटा अपनी टीएलसी। क्या होगी? टीएलसी। टीएलसी का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। और पांचवी होगी बेटा अपनी एफआरसी। पांचवी कौन सी होगी? एफआरसी। एफआरसी का मतलब क्या है बेटा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है ना? एफआरसी का मतलब क्या है बेटा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आओ इन पांचों को समझते हैं। ध्यान से इधर समझना, क्योंकि बेटा इतना आसान नहीं है इनको समझना। ठीक है ना? थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा बेटा अपने को? दिमाग लगाना पड़ेगा, जो अपने पास बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है।
मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना है, बहुत ज्यादा बेटा अपने पास दिमाग, है ना। अगर अपन दिमाग केवल पागल आदमी में नहीं है तो उसमें भी उसका ठिकाने पर नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम पागल हो तब तो मत पढ़ो, तुम पागल नहीं हो तो सबका दिमाग 19-20 है बस। कितना है बेटा? तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि ये बहुत इंटेलिजेंट है कोई बालक को देख के, तो फर्क इतना ही है उसने थोड़ी सी पहले मेहनत कर ली है डिप्लोमा के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे। वही चीजें आती हैं लौट लौट के, यार बायोलॉजी कितनी बदलेगी, तो उसको वो आती हैं चीजें। आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है ना, पहले थोड़ी सी उसकी मेहनत की हुई है, आप कर लो अब मेहनत, आगे निकल जाओगे उससे। सीधी सी बात, मैंने खुद किया है ना बेटा। 8वीं क्लास तक, मेरी 8वीं क्लास में ऐसी हालत थी कि मैं फेल हो जाऊंगा। गांव में पढ़ता था मैं मेरे, तभी तो मैंने भैंसों के और खेतों के सारे काम किए हुए। घर वालों ने यही काम दे रखा था, उनको लगता था ये छोरा पढ़ेगा ही नहीं हमारा। बढ़िया भैंसों के लिए बरसी काट, बरसी जानते हो, बरसीम काट के लाता था, साइकिल पे रख के भैंसों को पानी पिला के लाना सुबह शाम। पहले तालाब पे जाती थी, अब तो पानी की सप्लाई आ गई है। 8वीं में मेरे इंग्लिश में नंबर थे 100 में से 53, उसमें 20 शतरांक के गए थे, 33 थे 80 में से। और वो भी तब आया जब मुझे नकल कराई गई थी। नकल कराई थी वो हमारे वो सरकारी स्कूल में, सेंटर आया था गांव के में ही, तो वो सब जानकार थे घर वालों के, और पर वो सब कोई करा रहे थे। वो पर्ची फाड़ के पूरे गांव के पूरे कमरे के बच्चों को बोल के जाता था, स्टोरी आती थी ना पहले, हम लिखते थे। और सोच लो क्या स्थिति, फिर भी 33 नंबर आए। ऐसी संस्कृत में गणित आती थी मुझे बस, खाली गणित में वो मास्टर थे ढंग के, इसलिए। फिर 10वीं क्लास में मैं क्लास का टॉपर था, भरतपुर चला गया था, फिर पापा के गांव में तो ये पढ़ेगा नहीं, जा बेटा पढ़ ले अब। तो 10वीं में टॉपर था मैं, और 9वीं तक मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी। साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, परिभाषा भी समझ में नहीं आती थी 9वीं तक। भरतपुर तो मैं 9वीं में ही चला गया था, 9वीं समझने में लग गई कि पढ़ाई क्या होती है। गाँव में तो मजे ले रहे थे हम, फुल लफंडर। मेरी मम्मी टीचर है, तो जो हमारे स्कूल का हेडमास्टर था वो कहता था, भाई तेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे, शर्म कर ले, बेशरम आदमी तू आवारागर्दी करता है पूरे दिन। समझ रहे हो ना। तो वो हालत थी, पर नहीं पढ़ते थे, गैंग थी हमारी, 5-7 लौंडे थे हम 8वीं क्लास तक, और बाहर कोई मिल जाए उसको पीटते थे। क्लास के छोरे को क्लास में धमकाना, वो क्या है, पहले टीचर वो थप्पड़ मरवाते थे कि भाई 4 जनों से नहीं बताया गया तो 5वां जिसने बताया वो थप्पड़ देगा गाल पे। पहले धमका रखा था, देना थप्पड़, गुरुजी को तो पता चलना चाहिए दे रहा है, पर यूं अगर जोर से दे दिया तो बाहर पकड़ लेंगे। ये हमारी गैंग चलती थी 6-7 जनों की, लफंडर ही लफंडर सारे के सारे। समझो 10वीं में क्या किया, स्कूल टॉप किया था, 86% बनी थी उस टाइम में, 2011 में पास किया है। 8वीं में फेल हो गया, मतलब मेरी परसेंट थी शायद 70 या 71, वो भी नकल करके, गणित में ही थे नंबर। फिर 12वीं में 87% थी, फिर स्कूल टॉप किया बायोलॉजी से। मेरे केमिस्ट्री में नंबर थे 99 100 में से, एक नंबर प्रैक्टिकल में कम भेजा था, 56 में से 56 आए थे। और यहाँ कोई नकल नहीं हुई थी। बायोलॉजी में थे मेरे 88, फिजिक्स में कम थे 78, हिंदी में 89 नंबर थे मेरे। हिंदी में है, इंग्लिश में थे मेरे यार 81 या 82 थे, ऐसे कुछ 87% थी। तो सोचो, मतलब मैं एकदम जमीनी स्तर पे ही था, गांव में कुछ नहीं आता था, फिर अचानक से लगन जागी पढ़ने, कुछ नहीं खेल इतना ही था। हम शरद बंसल को टॉपर समझते थे, वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में और बढ़िया तरीके से पढ़ता आ रहा था हमारे स्कूल में। उसमें 7-8 बैच थे, वो ए बैच में था, हम सी या डी में थे। समझ रहे हो ना। खैर वो तो मेरिट में आया था, हमने खाली सी बैच टॉप किया था मैंने तो वो बचपन से मेहनत करता आ रहा था ना, ऐसा नहीं उसका बहुत तगड़ा दिमाग था, बचपन से पढ़ रहा था वो बालक, है ना। क्लियर है ना ये चीज। तो इसका ही फर्क है, कौन कितना मेहनत करता रहा, अपने दिमाग में कोई खास ज्यादा कमी नहीं है। अरे बोलो। हाँ, 6 महीने रगड़ के पढ़ लो, इतना बोल दे बस कि पढ़ लूंगा रगड़ के। और तो क्या बोलेगा, है बेटा, है टॉपर की जॉब लगती है शरद बंसल की। हाँ लग गई यार, वो एमबीबीएस एम से की है उसने। अरे यार जो बचपन से पढ़ रहा है वो तो पढ़ेगा ही ना। मेरा तो एमबीबीएस में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उसने एम से की है। भाई फर्क पड़ेगा यार, 8वीं तक का बेस तो कमजोर रह गया ना मेरा। कितना किया किया किया, बहुत अच्छा किया, फिर 19-20 का फर्क तो रह ही जाता है ना। तो वो तो फर्क तो रहेगा।
एक और दोस्त था मेरा हेमिंदर, वो 12वीं में साथ, शरद बंसल 10वीं में साथ था और हेमिंदर 12वीं में साथ था। वो कोटा ही पढ़ता था 11वीं क्लास से, हम कोटा गए थे 12वीं करके। तो वो मेरे साथ पेपर देने आया, तो मैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज वाला आदमी, मैं मेरी क्लास का टॉपर, मेरी क्लास में हेमिंदर आया, उसे थ्योरी व्योरी, उसने ऑब्जेक्टिव की तैयारी की थी पूरी, जैसे अभी आप कोचिंग कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर रहे हो ना, उसने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रखी, उसने मेरे से नकल की 12वीं क्लास में कि ये क्वेश्चन बता दे, ये बता दे, क्योंकि उसने थ्योरी की तैयारी नहीं की, उसने तैयारी किसकी कर रखी है, और यहाँ पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है। उसकी परसेंट है 81 12th क्लास में, वो खाली पेपर देने आया था, कोटा रहता था, पढ़ाई करता था एलन के अंदर ही, और मेरी है 87। अगली साल जब मैं कोटा गया, उस साल एक ड्रॉप लिया था उसने, उस साल उसकी ऑल इंडिया में रैंक थी 64वीं, 64 ऑल इंडिया के अंदर AIPMT में, और VMMC से उसने MBBS की है, ठीक है, और अपने सिलेक्शन ही नहीं हुए थे। तो फर्क है बेटा ये चीज का ही है ना, कि तैयारी आप किस तरीके से और किसकी कर रहे हो, है ना बेटा। तो IC के अंदर अपन देखें तो क्या क्या आ जाएगा, टीवी और IRV। EC के अंदर टीवी और ERV। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर इसको अपन समझेंगे। VC के अंदर आएगा बेटा टीवी, IRV और ERV, बीच में लिखूंगा IRV प्लस टीवी प्लस ERV। इसमें TLC बराबर हो जाएगा टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। देखो बेटा समझना, ये क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना, इसको समझते हैं, फिर बाबा रामदेव बनना पड़ेगा एक बार अपने को। क्या किया, सांस ले लो, छोड़ दो, छोड़ दी, फिर ले लो, फिर छोड़ दो, नॉर्मल वाली ली है, ठीक है ना। अभी आपका टाइडल वॉल्यूम बाहर है या अंदर है, बाहर है, छोड़ी है ना, तो टाइडल वॉल्यूम कहाँ है, बाहर। अब टाइडल वॉल्यूम लो पहले, अब IRV लो। तो टाइडल वॉल्यूम और IRV क्या है भाई, इतनी वायु आप अंदर ले सकते हो ना मैक्सिमम, टीवी छोड़ने के बाद में मैक्सिमम कितनी वायु आप अंदर ले सकते हो, टीवी और IRV। अब क्या है बेटा, EC। अब क्या है, EC, फिर ले लो, टीवी लिया, टीवी छोड़ो, टीवी लो, टीवी छोड़ो, क्या छोड़ा है, टीवी। अब और क्या छोड़ सकते हो, ERV, है ना। तो कितनी वायु आप बाहर छोड़ सकते हो सांस लेने के बाद में, तो टीवी छोड़ सकते हो और ERV छोड़ सकते हो। सीधा सा याद कर लो भाई, IC है तो IRV आएगा, EC है तो ERV आएगा, साथ में कौन है, अब है वाइटल कैपेसिटी। ये टफ है थोड़ा सा समझने में, इसमें दिक्कत आती है, समझना समझना। सारी हवाएं बाहर निकाल दो, नाक से निकालो, निकाल दी, लास्ट में क्या निकाली है ये, चलो रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। टीवी लो, टीवी छोड़ो, टीवी लो, ले ली, टीवी छोड़ो, सारी और क्या छोड़ सकते हो इसके बाद में, छोड़ दो, क्या बाहर निकाल दी। अब सबसे पहले अंदर क्या आएगी, ERV। भाई सबसे लास्ट में कौन छोड़ी है, ERV, तो सबसे पहले अंदर कौन आएगी, कौन अंदर आ गई, ERV। अब कौन अंदर आएगा, टाइडल वॉल्यूम, अब IRV। बस जितनी सारी हवाएं निकालने के बाद जितनी मैक्सिमम वायु आप अंदर भर सकते हो, या मैक्सिमम वायु अंदर भरने के बाद जितनी मैक्सिमम वायु आप बाहर निकाल सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी है। चलो सारी हवाएं अंदर भर लो, अभी नॉर्मल हो आप, अंदर लो टाइडल वॉल्यूम, ले लिया, जोर लगा के लो, क्या अंदर लिया, क्या अंदर लिया, IRV लिया कि नहीं लिया। अब सारी वायु हवा अंदर भर ली अपन ने, अब मैक्सिमम कितनी बाहर निकाल सकते हो बताओ। सबसे पहले क्या निकलेगी, IRV, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर ERV। समझ में आया कि नहीं आया, इसके आंसू आ गए, और बना लो बाबा रामदेव। तो क्या समझ में आया बेटा, अधिकतम वायु जितनी अंदर भरी जा सकती है, या अंदर भरने के बाद में अधिकतम जितनी बाहर निकाली जा सकती है, वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। अंदर क्या भर सकते हो बेटा, भरते टाइम तो है ना, भरते टाइम क्या कर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, IRV
टाइडल वॉल्यूम और फिर ईआरवी। ये मैक्सिमम भरा जा सकता है या बाहर निकालते टाइम भी सेम है ना। ये देखो सबसे पहले क्या अंदर, सारी बार मैंने बाहर निकाल दी, मुझे देखो सबसे पहले क्या आएगा। अरे भाई ईआरवी बाहर निकाला था ना यार, मैंने सारी वायु बाहर निकाल दी। देखो क्या निकाला है भी बेटा, क्या निकाला है, क्या बाहर निकाला है, ईआरवी। सबसे पहले क्या आएगा, आ गया। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। अब उल्टा देखो, सबसे पहले कौन जाएगा, आईआरवी, फिर पीवी, फिर जितनी हवा फेफड़ों में मैक्सिमम भरी जा सकती है या निकाली जा सकती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या कह रही है अब बता। हाँ तो जा, किसने रोका है, बीच में बात मत करे पर ऐसे। तो क्या समझ में आया, टोटल लंग कैपेसिटी अब ये है, क्या है अब बेटा अगली, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होगा भाई, ये तीन तो अपन भर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अरे इन तीन को तो अपन फेफड़ों में भर सकते हैं या निकाल सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में इनके अलावा और क्या जुड़ेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये वो आयतन है जो कभी भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन फेफड़ों के आयतन में तो सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है, आयतन। भाई ये तो बाहर निकाल सकते हैं या अंदर भर सकते हैं, ये वाला अंदर ही भरा रहता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कुल फुफ्फुसीय क्षमता। क्या है, कुल फुफ्फुसीय क्षमता। तो कुल फुफ्फुसीय क्षमता में तो जो भरा जा सकता है निकाला जा सकता है, उसके अलावा कौन जुड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, टीएलसी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। इन तीनों को मिला के क्या बनती है, प्लस क्या जोड़ दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या है बेटा, ये इनसे अलग है, चारों आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये अलग है, इसलिए मैंने अलग से लिखी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हमेशा जो हमारे फेफड़ों में आयतन, ओए माथा मत पकड़े यार, हमेशा जो फेफड़ों में आयतन भरा रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो एक्सचेंज में लगा रहता है। ब्लड को ऑक्सीजन दी, CO2 ली, ऑक्सीजन दी, CO2 ली, ऑक्सीजन दी, CO2 ली, उसके अलावा कौन लगा रहता है, कौन सा आयतन है जो हमेशा एक्सचेंज में लगा लेता है, CO2 दी, ऑक्सीजन ली, CO2 दी, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन दी, CO2 ली, ऑक्सीजन दी, CO2। एक तो आरवी, ये तो सबको पता है हमेशा फेफड़ों में रहता है, इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, आया गया आया गया आया गया, जो एक्सचेंज में लग रहा है लगातार अंदर। दो वॉल्यूम है, एक तो मैंने बता दिया रेजिडुअल वॉल्यूम, एक और बता दो ईआरवी। भाई ईआरवी को जोर लगा के तो बाहर निकाला है तुमने, ये बाहर निकलता है क्या ऐसे, बिना जोर लगाए बाहर निकलेगा क्या। तो फेफड़ों में ही तो है, अभी अभी मैं नॉर्मल हूं, टाइडल वॉल्यूम लिया, टीवी छोड़ा, टीवी लिया, टीवी छोड़ा। तो टीवी को हटा के अपन देखें तो फेफड़ों में हमेशा दो आयतन रहते हैं, एक तो आरवी और एक ईआरवी, ये हमेशा एक्सचेंज में लगे रहते हैं। इनमें अदला बदली, पुरानी गैस को बाहर निकाल के नई गैस को ले जाना, ये काम कौन करता है, टीवी। टीवी गया ऑक्सीजन दे आया, CO2 ले आया, ऑक्सीजन दे आया, CO2 ले आया। लेकिन वो दो आयतन जो फेफड़ों में है, आरवी और ईआरवी, वो हमेशा किसमें लगे रहते, किसमें लगे रहते हैं बेटा, एक्सचेंज में। समझ में आया। तो वो दो आयतन जो हमेशा एक्सचेंज करते रहते हैं वो क्या, फंक्शनल, क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल, जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, और कहां रहता है, रेजिडुअल, है ना। तो इसमें बेटा दो आते हैं, FRC बराबर आरवी प्लस ईआरवी। समझ में आया कि नहीं आया। एक नंबर पे लिखो IC, एक नंबर पे लिखो बेटा IC, परिभाषा लिखाऊंगा, सूत्र लिख दो IC की फुल फॉर्म लिख के, IC की फुल फॉर्म लिख के सूत्र लिख देंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का सूत्र लिख दो बेटा, टीवी और IRV। लिख लिया। लिखो सामान्य अवस्था में, परिभाषा लिख लो, सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु, सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु अंतः श्वसित कर सकते हैं, सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु अंतः श्वसित कर सकते हैं,
सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु अंतः श्वसित कर सकते हैं, सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु अंतः श्वसित कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में तो अंतः श्वसित किया है, पहले टीबी लिया है फिर आईआर भी लिया है, इसी लिख दो। सेम है ऊपर वाला, केवल बहिश्वसित कर देना अंतः श्वसित की जगह। सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु बहिश्वसित कर सकते हैं, फिर सूत्र लिख दो। सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु क्या कर सकते हैं, बहिश्वसित कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु बहिश्वसित कर सकते हैं। क्या लिखा बेटा, सामान्य अवस्था में जितनी अधिकतम वायु बहिश्वसित कर सकते, सूत्र लिख दिया। अगला लिखो वाइटल कैपेसिटी। क्या लिखा, वाइटल कैपेसिटी, हिंदी में लिख देना इसका जैविक क्षमता। वाइटल कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जैविक क्षमता। उनको क्या बोल देंगे, अंतःश्वसनीय क्षमता, बहिश्वसनीय क्षमता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को। वाइटल कैपेसिटी का सूत्र लिख दो बेटा, लिख लिया। देखो कुल वायु जो फेफड़ों में भरी जा सकती है, कुल वायु जो फेफड़ों में भरी जा सकती है, कुल वायु जो फेफड़ों में भरी जा सकती है अथवा कुल वायु जो फेफड़ों में भरी जा सकती है अथवा बाहर निकाली जा सकती है, कुल वायु जो फेफड़ों में भरी जा सकती है या निकाली जा सकती है। अब देखो टीएलसी, टीएलसी के सूत्र लिख दो। टीएलसी का सूत्र लिख दो बेटा, दो सूत्र हैं टीएलसी के। लिख लिए सूत्र। बेटा जो फौजी होते हैं ना, फौजी और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लो विराट कोहली है या कोई XYZ कोई भी स्पोर्ट्स वाला, क्रिकेट वाले तो फिर भी इतना नहीं दौड़ते, कोई हॉकी का प्लेयर है, किसका प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर है, ये बहुत ज्यादा दौड़ते कि नहीं दौड़ते, ठीक है ना। तो फौजी लोग हो गए, ये भी डेली 4 बजे उठ के इनको दौड़ना होता है। तो इनकी जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो अपने सामान्य इंसान से हमेशा क्या मिलती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो डेली दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे, तो उनकी लंग की कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए फौजी ज्यादा जीते हैं। हाँ, दारू किसी किसी का लेवर खराब कर देती है, ज्यादा दारू पीने लग जाते हैं, लेकिन जो बाकी आपने देखा होगा एक नॉर्मल इंसान की बजाय फौजी हमेशा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखेगा।
सुना है कोई फौजी के डायबिटीज हो गई? क्या लिखा बेटा? लिख लो, फेफड़ों में समाहित कुल वायु, फेफड़ों में समाहित कुल वायु, फेफड़ों में समाहित कुल वायु, फेफड़ों में समाहित कुल वायु। अब लिखो बेटा FRC। सूत्र लिख लो FRC का। कौन सा RC? FRC। दिल का दरिया बह ही गया, FRC में सूत्र लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया बेटा, तू बहुत अच्छा लड़का है यार। लिखो FRC के अंदर, फेफड़ों में समाहित वह आयतन जो सदैव, फेफड़ों में समाहित वायु का वह आयतन जो सदैव रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़ों में समाहित वह वायु का आयतन जो सदैव रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़ों में समाहित वायु का वह आयतन जो सदैव रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है। करता है कि नहीं करता बेटा? बोलो ना। बाकी बढ़ेंगे कल। धन्यवाद। बेटा, फेफड़ों में समाहित वायु का वह आयतन जो सदैव रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है।